उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अवैध धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा पर लगातार शिकंजा कस रही है, लेकिन छांगुर बाबा अब लोगों को धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। उसके जो गुर्गे हैं वो लोगों को कह रहे हैं कि अगर तुमने अवैध धर्मांतरण के बारे में कुछ भी बोला तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद हैं। छांगुर बाबा पर आपने देखा कि किस तरीके से एक्शन लिया गया है। जिन्होंने धर्मांतरण का विरोध किया या फिर जो हिंदू धर्मांतरण में जिनको वापस लाया जा रहा है उनको धमकी दी जा रही है छांगुर बाबा की तरफ से, उनके गुर्गों की तरफ से। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? छांगुर बाबा को हमारी सरकार ने झिंगुर बाबा बना दिया है। अब ऐसे बाबाओं पर कड़ी कार्रवाई होगी और एक नज़ीर होगा कि कोई छांगुर बाबा न पैदा हो। गुर्गों पर भी कार्रवाई होगी, जितने भी उससे रिलेटेड लोग हैं ये सब पर कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि नज़ीर बन रहा है, इससे दूसरा कोई फिर न पैदा हो। बड़ा साम्राज्य इसका फैला था और बताया जा रहा है कि 15 वर्षों से वो 1500 से ज़्यादा महिलाओं का अवैध धर्मांतरण करा चुका है। आपको लगता है कि क्या पहले की सरकारों का ऐसे लोगों को संरक्षण प्राप्त था मंत्री जी? निश्चित रूप से पहले ऐसे लोगों को संरक्षण प्राप्त था और जो एजेंसियां थी वो भी मजबूर होकर संरक्षण देती थी। तो ऐसे में संरक्षण प्राप्त लोगों को होने के नाते है पता चला कि पीछे पहले जो माफिया चुनाव लड़ते थे उनका भी सक्रिय भूमिका थी, उसमें भी ये जो है उनके साथ जाकर उनको जिताने में सहयोग करते। तो इसी से माना जा सकता है कि मन शेयर करना सक्रिय भूमिका की पिछली सरकारों, इसकी जड़ तो उसी समय थी। आज उनकी सरकारें इन्हें संरक्षण देती रहीं, एजेंसियों को संरक्षण देती रहीं। आज हमारी एजेंसियाँ खुली छूट है और उन्हें सज़ा दिलाने में कामयाब है। निश्चित रूप से सज़ा दिलाने में कामयाब होंगे हम लोग और अब कोई झांगुर बाबा न पैदा। बिहार में आपने देखा किस तरीके से विपक्ष ने चुनाव आयोग पर या तमाम अन्य चीज़ों पर सवाल उठाए, लेकिन जो एसआईआर की एक रिपोर्ट आई है उसमें ये खुलासा हुआ है कि वहाँ पर जो नागरिक हैं वो बांग्लादेशी मिले, वहाँ के म्यांमार के मिले जो फर्जी वोटिंग करते थे। आपको लगता था विपक्ष इसलिए हो हल्ला मचा रहा था कि कहीं वो सच्चाई न सामने आ जाए? निश्चित रूप से होता ना कि अपनी कमी को छुपाने के लिए आज के कहते हैं कि जब हल्ला मचाएंगे तो उसमें छुप जाएंगे। तो ये सारे लोग विदेशी ताकतों के सहारे ही सत्ता में रहे, चाहे कांग्रेस रही, सपा रही, बसपा रही, इस तरीके। तो ये सारा आज के दिन में चुनाव की जिम्मेदारी, देश के कानून की जिम्मेदारी बनती है कि जो विदेशी ताकतें उसे रोकें। वोट को जो है भारतीय लोग डालें, ये भारत का संविधान है। भारत के संविधान के में परिवर्तन, भारत के संविधान का समर्थन करने का अधिकार केवल भारतीय नागरिक को है, विदेशी नागरिक को रोकना चुना है। इसीलिए चिल्पो मचाए हैं कि जिससे कि ऐसे लोग छुप जाए। अच्छा, चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो यहाँ पहुँचे, रावण यहाँ पर पहुँचे, मुसलमानों के रहनुमा बनकर वो सामने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार मुसलमानों को नमाज नहीं करने दे रही है, उनको चैन से जीने नहीं दे रही है। आपको लगता है इन सब चीज़ों से जो मुसलमान है वो चंद्रशेखर की तरफ जाएगा? कहीं कुछ नहीं, हमारी सरकार में मुसलमान कितना सुरक्षित है, सब है। पहले सरकारें दंगा फसाद होती थी, हिंदू मुसलमान राइट होता था, कैराना पलायन, मुजफ्फरनगर दंगा के कौन है रिपोर्ट क्या आते थे इन्हीं लोगों को। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती मुसलमान बटन दबाता है, हाथी से कीट पंजाब, बदले में गरीबी पाता है, लाचारी पाता है। वो पहले आतंकवादी घोषित हो जाते थे, लेकिन आज के दिन में हमारी सरकार इनको एकेडमिक शिक्षा दे रही है। अब धार्मिक उन्माद फैलाने की तो कहीं जगह नहीं है, हैं? तलवार की जगह पर तलवार से त्यौहार मनते थे, अब संस्कार से त्यौहार मनते हैं। तो संस्कार तो रखना पड़ेगा ना। तो ऐसे लोग हैं जो धार्मिक उन्माद बढ़ाकर राजनीति में आना चाहते हैं और ऐसा मंसूबा नहीं हो पाएगा। और मुसलमान भी अब होशियार हो गया है। अब वो धीरे धीरे आप समझते हैं कि आप पसमानदा मुसलमान ज़्यादातर है और सारे मुसलमान अब धीरे धीरे अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोच रहे हैं। का कोई असर है? करनी सेना का अध्यक्ष है, सोशल मीडिया के माध्यम से कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को जान से मारने की धमकी दी गई है। आप किस तरीके से देख रहे हैं? मतलब बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि सोशल मीडिया पर आते हैं, कैबिनेट मंत्री को जान से मारने की धमकी दे देते हैं। अभी तो जांच का विषय है। मैं चाहता हूँ कि भाई हमारे हैं और इस तरह का धमकी मिलना दुखद है और निश्चित रूप से सरकार बृहद जांच करे, गहन जांच करे और उस पर कड़ी कार्रवाई करे। और धमकी देना आज के भारतीय संविधान में खतरे हैं और इस तरीके के मंसूबों पर नाकामयाब करना सरकार का काम है। और निश्चित रूप से अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक गरीबों, शोषितों, पिछड़ों, दलितों की आवाज़ बनने वालों को धमकी दी जाए।
धमकी देने वाले कहीं से भी क्षम्य नहीं हमारी सरकार में। आपको लगता है कि लोगों की आवाज़ उठाने पर इस तरह कभी आपके साथ ऐसा हुआ? आप भी तमाम लोगों के मुद्दे उठाते हैं, आवाज़ को उठाते हैं, कभी आपको धमकी दी गई कुछ ऐसा? धमकी नहीं, षड्यंत्र तो रचते रहते हैं, लेकिन धमकी दोनों ऐसे लोग हैं जो सत्ता से बाहर हैं और कौन है जिनको हराया 40 सीटों मैंने 70 सीटें पहली बार लड़ा जो 2017 में, उसमें से लगभग सब ऐसे बड़े बड़े लोग हार गए, भले हम एक ही सीट जीते। 2022 में आए, हमने 11 ऐसी सीटें ली जो कभी सपा नहीं जीतती थी, मतलब भाजपा नहीं जीतती थी उसमें। तो ऐसे जो हारने वाले हैं या जो सत्ता से दूर वाले हैं वो षड्यंत्र रचते रहते हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव ने ये जो बिहार में आपने देखा, उन्होंने एक बयान दिया जब उनसे जिक्र किया गया सूत्र को लेकर, तो उन्होंने कहा कि सूत्र को मैं मूत्र समझता हूँ। मीडिया को उन्होंने ये जवाब दिया। आप कैसे देखते हैं इस तरीके की बयानबाजी को? एक गलत है और इस तरीके का मतलब धार्मिक भारतीय संस्कृति में किसी भी धार्मिक शब्दों पर अपमानजनक टिप्पणी करना। और ऐसे सूत्र, किसी ने कहा कि सूत्र से जानकारी मिल रही है, तो उन्होंने कहा कि ऐसे सूत्र को हम मूत्र समझते हैं। नहीं, गलत शब्द तो भाई, शब्द तो भारतीय शब्द है, इससे लोगों को भावनाओं का आहत करना है। सूत्र से ही तो आते हैं, समझ जो भी सूचनाएं आती हैं तो सूत्र से ही आती हैं, चाहे जैसे भी सूत्र हो, चाहे वो गोपनीय सूत्र हो, चाहे आपके देखते होंगे कि मुखबिर के सूत्र हों। तो अभी शब्दों पर इस तरीके का शब्द करना निंदाजनक है। एक आखिरी सवाल है, भाजपा के विधायक हैं बांदा से, वो ये कह रहे हैं कि एसडीएम स्तर के जो अधिकारी हैं उनसे उनकी झड़प भी हुई है और बड़ा इस समय जो है वो पैसा चल रहा है। आप खुद भी पीड़ित हैं, कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? अफसरशाही हावी है मंत्रियों के ऊपर, विधायकों के ऊपर? बहुत लोग ऐसे जो माफिया अभी ख़त्म नहीं हो रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ कि जो तमाम ऐसे माफिया हैं जिनकी समिति बनी हुई है, वो पहले ही आके ले लेते हैं या धमका के खड़ा कर लेते हैं दूसरे की समिति। उनकी समिति वगैरह 10 दिन में बन जाती है, बेचारा सीधा साधा आदमी महीने घूमता रहता। तो ऐसे तमाम हैं, उसको घुमाते रहते हैं लोग। पर ऑनलाइन हुआ, सब हुआ, धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। इन माफियाओं पर एक दो ऐसे मतलब कुछ बहुत कम अधिकार। आपके विभाग में भी माफियागिरी ये चल रही है मंत्री जी? धीरे धीरे ख़त्म कर दिया, बहुत लोगों पर कार्रवाई की गई, ऐसे लोग जो थे। हाँ, और ये ताल घाट नदी जो है ये भी एक हारने का कारण रहता है 43 सीट में, क्योंकि जो नदियों के किनारे रहने वाले लोग हैं ये अंग्रेज़ों से लड़ने वाले हैं। सड़क तो थी नहीं, तो अंग्रेज़ों को जब समझौता हुआ 1931 में कि भाई आप वर्ग 3 की वर्ग 4 ज़मीन ले लो, जो आसामी दर्जा रोजी रोटी वापस कर लो, फेरीज एक्ट, माइनिंग एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, फिशरीज एक्ट जो बनाया था, छीना था इनका रोजी रोटी, वो उसको वापस कर दिया। ताल घाट नदी बालू सब इनका था, फिर पिछली सरकारों ने छीन लिया। अभी पोक लाइन लगा कर खोदा जाएगा तो उसको मजदूरी भी नहीं मिलती है। तो मैं उनके ही बालू थे, अब वहीं से खोद के सारे लोग धनी हो जाते हैं, वो बेचारे खाने में ना मर रहे हैं। क्यों वोट देंगे भाई ऐसे में? तो मैं तो चाहता हूँ कि उन लोकल लोगों को रॉयल्टी ली जाए। पैसा जो ठेकेदार पैसा दे रहा है वो सरकार उन्हीं से ले ले, घन फीट के हिसाब से दे दे। और गांव के लोग ही बालू बेचे, मजदूर की जगह पर वो मालिक भी हो जाएंगे, गांव का आय भी बढ़ेगा और गांव में रोजगार भी आएंगे और फिर हमारे हो जाएंगे। तो ये जो छोटे छोटे माफिया अधिकारी हैं, वो अधिकारी कुछ ऐसे जो पिछली सरकारों से प्रेरित हैं। ज़्यादातर अधिकारी तो सरकार की छवि खराब अच्छी कर रहे हैं, तभी तो सर्वोत्तम प्रणाली अर्थव्यवस्था है, चाहे कानून व्यवस्था ठीक है। लेकिन कुछ अधिकारी हैं जो पिछली सरकारों की आत्मा से प्रेरित हैं, जिससे नुकसान हो रहा है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके सरकार को हटाना चाहिए और लोकल बालू वगैरह वहीं लोकल निषादों को दे देना चाहिए। और जो दूसरी जातियाँ जिनकी खेत बाड़ी नदी किनारे है तो वहाँ हो जाए तो झगड़े ख़त्म हो जाए और उसका पैसा सरकार ले ले, क्योंकि बालू तो अब पानी से निकाल नहीं सकते। तो गांव वाला गरीब आदमी पानी से बालू नहीं निकालेगा। निकाल कौन रहे हैं? ये माफिया लोग हैं। मशीन लगा रखे, ऊपर मशीन लगाते हैं, पाइप लगा देंगे और पानी में पाइप डाल देंगे और पानी के सहारे वो बालू खींच करके बाहर लाता है। एनजीटी ने रोक लगाता है। ऐसे तमाम देखो, सोनभद्र से लेके यहाँ तक अवैध खनन हो रहा है, मान रहे हैं यहाँ पे? अवैध खनन है और इस पर लगाम लगना चाहिए। लोकल लोगों को दे दिया जाए तो अवैध नहीं, वो वैध हो जाएगा और गांव के लोग ही उसका मालिक हो जाएंगे। पहले ऐसा था भी नियम, और निश्चित रूप से दे देंगे तो हमको लगता है कि 150 सीटें नदी किनारे हैं वो जीत भी जाएंगे हम लोग बहुत आसानी से 2027 में। हम तो सरकार से उम्मीद ही रखता हूँ। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मेहंदी के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।